हॉस्पिटल के बेड पर एक 30 साल की बड़ी ही खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची हो। तभी वहां एंट्री होती है एक 36 साल की लड़की और एक 38 साल के लड़के की। उन दोनों के चेहरे पर एक मक्कारी भारी मुस्कान थी। उन्हें देखते ही उस लड़की की आंखों में घृणा झलक उठी और वह अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती है। अरे देखो तो मेरी प्यारी दुलारी बहन, ओ सौतेली बहन, मुझसे नाराज है, किया हुआ बुरा लग रहा है, हमें एक साथ देखकर अब क्या करें? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरी लड़की कहती है। ओफो जूली डार्लिंग, तुम भी किससे बात कर रही हो? इसे कहाँ ये सब समझ आएगा? लड़का कहता है। ओह कॉमन डार्लिंग, तुम मेरी बहन को कम आंक रहे हो। अरे यार, जिस लड़की ने तुम्हारे किए, हमारे लिए, फैमिली के लिए इतना कुछ किया, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे सोचो यार, कितनी जायदाद थी इसके पास, वो एक प्रिंसेस थी। जूली एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहती है। थी डार्लिंग, अब नहीं है। अब इसके पास सिर्फ एक ही चीज है, ये हॉस्पिटल का बैग। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों ना हम इसे मुक्ति दे दें? आखिर कब तक ऐसे तड़पेगी ये बेचारा? लड़का कहता है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम पहले इसे कुछ झटके दे दें, उसके बस इसे मुक्ति दे देंगे। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं, सही सौतेली? जूली हंसते हुए कहती है। फिर वो उस लड़की के गालों को बेरहमी से पकड़कर दबाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मॉम तुम्हें घर इसलिए लेकर आई कि तुम उनकी बेटी हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मॉम तुम्हें घर इसलिए लेकर आई थी कि तुम्हारे पास उनके हिस्से की जायदाद थी, जिसे नानू ने तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम्हें लगा कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। हमें बर्दाश्त नहीं होता था कि तुम हमारे घर में रह रही हो। जानती हो नानी की मौत कैसे हुई थी? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, नानी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि मॉम ने उन्हें अपने ही हाथों से मारा था। तुम्हें पता है, हमें पता था कि जिस लड़के से तुम शादी करने के लिए हाँ कहा, वो एक राक्षस है, लेकिन हमने होने दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मॉम चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं उस राक्षस के करीब जाऊं, उस शख्स का शिकार बनूं। इसलिए हम सबने मिलकर ये चाल चली और तुम्हें उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जानती हो, तुम्हारे पीठ पीछे मैंने तुम्हारे ही पति के साथ हमबिस्तर होती थी, उसके नीड को पूरा करती थी। जानती हो, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तुम्हें पता है, आज तक तुम्हारे साथ जो भी होता था, उन सब में मेरा ही हाथ था, और अब जो मैं करूंगी उसमें भी मेरा ही हाथ है। बेड पर लेटी लड़की की आ और नो ब्रेक, खो से लगातार आ और नो ब्रेक सू गिर रहे थे। वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पैरालाइज्ड थी। जूली ये देखकर डेविल स्माइल करती है और उस लड़की का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है, जिससे लड़की तड़पने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। उस लड़की की आत्मा बाहर निकलकर तड़पने लगती है। जूली और लड़का वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ गार्ड आकर तैनात हो जाते हैं और उनके बीच से एक लड़का आता है, जिसका पूरा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसकी गोल्डन आंखें चमक रही थीं। वह जल्दी से उस मर चुकी लड़की के पास आता है और उसे उठाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है, सर, शी इज नो मोर, कोई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी। वह लड़का बोलता है, सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि माम आपकी बातों को इग्नोर किया करती थी। वह लड़का लड़खड़ा जाता है और बैट को पकड़ लेता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया, लेकिन तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बदला लूंगा उन सब से। इतना कहकर वह उस लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है। इधर एक बड़े से घर में जोर शोर से पार्टी चल रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। एक लड़का और लड़की मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि लाइट काफी धीमी थी। तभी अचानक वहां कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और जो लड़की लड़का लाश लिए अंदर आ रहे थे, वे जूली और उसके एहसास का हस्बैंड थे। उनके बीचों बीच से वही लड़का लड़की की लाश लिए भीतर की तरफ आता है। उसे देखकर कुछ लोग सदमे में आ जाते हैं। वह लड़का लड़की को सोफे पर लिटाता है और खुद वहीं बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट जूली और लड़के को पकड़कर उसके सामने घुटनों पर बैठा देता है। उनके पीछे ही 5 और लोग थे। वह लड़का अपने पॉकेट से गन निकालता है और उस लड़की की लाश की तरफ देखते हुए जूली पर गोली चला देता है। गोली जूली के सिर को पार करके उसके पीछे बैठी उसकी मां के सिर पर लग जाती है।
वे दोनों माँ बेटी एक ही पल में मर जाती हैं। वह लड़का फिर 3 गोलियां चला देता है। जूली की पूरी फैमिली वहीं खत्म हो जाती है। थोड़ी ही देर में शमशान घाट पर एक चिता जल रही थी और उस चिता के बीचों बीच वही लड़का उस लड़की के साथ बैठा था। उस लड़की की आत्मा ये सब देख रही थी। अचानक चीख पड़ती है, आह! चटू, तुम्हारे डैड एक आर्मी ऑफिसर थे। सिटी हॉस्पिटल। अचानक से हॉस्पिटल के वार्ड से एक खतरनाक आवाज गूंजती है जिससे पूरा हॉस्पिटल हिल जाता है। डॉक्टर नर्स भागते हुए उस वार्ड की तरफ जाते हैं। बाहर सिटिंग चेयर पर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत खड़ी हो चुकी थी। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आता है और उस ओल्ड लेडी से कहता है, कॉन्ग्रेट्स मिसेस बत्रा, आपके नातिन कोमा से बाहर आ चुकी है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ऊपर के तरफ सिर करके भगवान को धन्यवाद देने लगती है। वो औरत अंदर जाती है तो देखती है बेड के बीचों बीच एक 18 साल की लड़की को अभी पूरी तरह से 18 साल की हुई भी नहीं थी। वो लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही उस लड़की को महसूस होता है कि कोई उसके पास है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें एकदम पर्पल कलर की था। वो सिर घुमाती है तो उसे वो औरत दिखती है। नानी। वो लड़की उठने की कोशिश करती है। लेटी रह मेरी बच्ची, उठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि आखिर 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर आ गई, नानी माँ कहती है। इतना सुनते ही उस लड़की के आंखों के सामने एक दृश्य आता है। जब वो स्कूल से लौट रही थी तो एक आदमी को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो आदमी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके वहां से चला गया था। सिर्फ उसके लोग ही वहां आते जाते थे। यीशु कहाँ खो गई मेरी बच्ची, नानी पूछती है। कहीं नहीं नानी, आपके एहसास कहीं नहीं खोई है। आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। एहसास कहती है। एहसास जो दिखने में किसी परी की तरह खूबसूरत थी। 5.5 की हाइट, पर्पल आंखें, गुलाबी होठ, एकदम गोरी स्किन। कुछ नहीं मेरी बच्ची, बस तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम अपने घर वापस जाएंगे, नानी कहती है। नानी माँ, क्या आप मुझे एक वादा करेगी? एहसास पूछती है। कैसा वादा? नानी पूछती है। नानी, आप मुझसे वादा करिए कि आप कभी भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और नहीं मुझे खुद से दूर करेगी। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एहसास कहती है। बस इतनी सी बात, मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरी बच्ची कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं तुझे कहीं जाने दूंगी, नानी कहती है। थैंक यू नानी, एहसास कहती है। अच्छा तू आराम कर लो, तब तक मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं तेरा फेवरेट वेजिटेबल दलिया लेकर आती हूँ। ओके नानी कहती है। जी नानी, एहसास मुस्कुराते हुए कहती है। नानी वहां से चली जाती है। नानी के जाने के बाद एहसास के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसके जगह उसके चेहरे पर एक गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती है और कहती है, थैंक यू भगवान जी, मुझे मौका देने के लिए। मुझे पता है ये पुनर्जन्म तो सिर्फ कहानियों में होती है, लेकिन आपने मुझे कोमा में डालकर एक पूरी जिंदगी जीने का मौका दिया। कौन अपना है कौन पराया ये बताया। अब मैं समझ गई हूँ भगवान जी की मुझे क्या करना है। थैंक यू गॉड, वेरी वेरी थैंक्स। अब ये एहसास राठौर इन्हें एहसास कराएगी कि वो क्या है। इस बार मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। एहसास एक मजबूत इरादे के साथ कहती है। नानी एक ट्रे में दलिया लेकर आती है और एहसास के बेड को हल्का सा ऊपर उठाती है। फिर वो उसे दलिया खिलाती है। इसी तरह 1 सप्ताह से ज्यादा बीत चुका था और आज एहसास को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। वहां कुछ लोग काले कपड़े में खड़े थे जिनके हाथों में फ्लावर के बुके थे। मिस एहसास, ये सब आपके लिए है हमारी मैडम की तरफ से। आपने हमारे बॉस की जान बचाई थी, इसलिए मैडम ने ये सब आपके लिए भिजवाया है, एक गार्ड कहता है। थैंक यू भाई, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी किसी की जान बचाना पुण्य का काम होता है, एहसास कहती है। कुछ ही देर के बाद एहसास उन गार्ड के हेल्प से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो एक छोटे से घर में होती है, जो बाहर से टूटी फूटी थी लेकिन अंदर से काफी शानदार थी। अंदर वो सारी व्यवस्था थी जो किसी बड़े लोगों के घर में होती है। ये सब देखकर गार्ड भी हैरान हो जाते हैं। वो सारा सामान हॉल में रखते हैं और एहसास को सोफे पर बिठाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की, नानी कहती है। गार्ड बस सिर हिला देते हैं। सबके जाने के बस एहसास अपनी नानी के गोद में सिर रखकर लेट जाती है। नानी, क्या आपको पता है मेरे पापा कौन है? एहसास पूछती है। इसकी बातें सुनकर नानी के हाथ जो उसके बालों में चल रहे थे वो रुक जाते हैं। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो यीशु?
क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी महसूस होती है? नानी पूछती है। नहीं नानी, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने तो मुझे उस शख्स के किए छोड़ दिया था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या उन्होंने भी किसी और से शादी कर लिया? एहसास पूछती है। उसकी बातें सुनकर नानी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हारे डैड वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे आने से कुछ महीने पहले तुम्हारे डैड एक मिशन के लिए चले गए थे। क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर थे। सब कुछ सही था, और फिर एक दिन हमें खबर मिली कि उस मिशन में उनकी जान चली गई। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन तुम्हारी वो माँ शायद खुश थी। इसलिए उनके मौत के 2 महीने बाद जब तुम इस दुनिया में आ गई तो उसने तुम्हें छोड़कर उस इंसान के साथ रहना पसंद किया, जिसके बच्चे को उसने एज अ सरगट मदर बनकर जन्म दिया। लेकिन सच तो ये था कि वो दोनों बच्चे उसके अपने थे, जिसे उसने सरोगेसी के थ्रू जन्म दिया था। दोनों 1 साल बड़े हैं तुमसे, नानी कहती है। तभी बाहर काफी शोरगुल होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर नानी एहसास को वहीं रहने को बोलती है और खुद हॉल से बाहर निकलकर एक छोटे से आंगन में आ जाती है, जो किसी गरीब लोग के घर के आंगन के जैसी थी। चतरी, मेरी माँ मर चुकी है। नानी घर के छोटे से आंगन में आती है तो देखती है कि कुछ गार्ड के साथ एक लेडीज, जिसकी उम्र यही कोई 40 के आसपास होगी। उसके चेहरे से घमंड साफ झलक रहा था। उस औरत को देखकर नानी को कोई खुशी नहीं हुई और वो वहीं आंगन में डाली खाट पर बैठ गई। आज तुम्हारे कदम इधर कैसे आ गए? नानी बिना किसी भाव के कहती है। ये आप कैसी बात कर रही हैं मॉम? मैं आपकी बेटी हूँ, भला आपसे मिलने क्यों नहीं आ सकती? वो औरत कहती है। लेकिन मेरी तो कोई बेटी नहीं है। हाँ, 1 सालों पहले थी, लेकिन मेरे दामाद के मरने के बाद वो भी मर गई। तो अब मेरी कोई बेटी नहीं है, नानी कहती है। आपके कहने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना मॉम कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ? वो औरत कहती है। जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता, नानी कहती है। माँ, बात यह है कि मैं अब मेरी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे एक नई जिंदगी दूं। आखिर कब तक वो ऐसे झोपड़पट्टी में रहेगी? अब बड़ी हो रही है, उसके भी कोई नीड होती है। वो औरत कहती है। अच्छा, तो अब तुम 18 साल बाद अपनी बेटी को लेने आए हो। तब क्या तुम्हारे अंदर की ममता मिट गई थी, जब तुमने एक दिन की बच्ची को हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ भाग गई थी? तब क्या तुम्हें ये याद नहीं आया कि आखिर कब तक वो इस झोपड़पट्टी में रहेगी? उसकी भी कोई नीड होगी। नानी तंज कसते हुए कहती है। ये सुनकर वो औरत शांत हो जाती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, माँ, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप उसे हमारे साथ भेजें, नहीं तो फिर हम उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो तो शौक से करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अगर वो खुद तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो मैं खुशी खुशी उसे तुम्हारे साथ जाने दूंगी। लेकिन अगर उसने एक बार भी मना किया तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। नानी कहती है। ठीक है, बुलाए उसे, वो औरत कहती है। नानी अपनी जगह से उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ती है और तुरंत ही एहसास को लेकर आती है। एहसास को देखती ही वो औरत हैरान हो जाती है, क्योंकि एहसास काफी खूबसूरत लग रही थी। इतना कि उसे देखकर वो औरत भी कुछ पल के लिए खो गई। वहीं उस औरत को देखते ही एहसास के जहन में वो यादें ताज़ा हो जाती है और उसके चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है। नानी, ये लोग कौन है? एहसास काफी मासूमियत से पूछती है। मेरी बच्ची, कितनी बड़ी ही गई तू। वो औरत आगे बढ़ते हुए एहसास को गले लगाने को होती है, लेकिन एहसास तुरंत ही 2 कदम पीछे हो जाती है और दोबारा से सवाल करती है। नानी, ये कौन है और मुझे बेटी क्यों कह रही है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी माँ। अब बहुत हो, अब मैं तुझे और यहाँ दुख सहने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, दैट्स फाइनल। वो औरत काफी अच्छी बनते हुई कहती है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ रहूंगी? एहसास कहती है। एहसास की बातें सुनकर वो औरत के साथ बाकी के लोग भी हैरानी से देखने लगते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम अब स्कूल जाने वाली बच्ची नहीं रही, अब तुम एक कॉलेज गर्ल बन चुकी हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं वहां तुम्हारा एडमिशन बड़े कॉलेज में करवा दूंगी, जहां से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगी। और फिर वहां सब लोग हैं, तुम्हारे दादू दादी, भाई बहन और तुम्हारे डैड भी हैं वहां। एक पूरी परिवार है जो तुम्हारी इंतजार कर रही है, वो औरत कहती है। पिछली बार यही वीक पॉइंट बना था एहसास का,
जब उसे पता चला कि उसकी एक पूरी फैमिली है तो वो झट से तैयार हो गई उस औरत के साथ जाने के लिए। लेकिन इस बार नहीं। इस बार एहसास ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरीके से उस औरत के साथ नहीं जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा एक पूरा परिवार है। लेकिन आपने ये गलत कहा कि उसमें मेरे कोई रिलेटिव हैं। जहां तक मुझ पता है, मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई और मेरे डैड तो मेरे जन्म से 2 महीने पहले ही मर चुके थे, तो ऐसे में आप मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? एहसास कहती है, ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? किसने कहा कि तुम्हारी माँ मर चुकी है? मैं हूं तुम्हारी माँ और मैं जिंदा हूं। जरूर किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। वो औरत कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मिसेस सिसोदिया, जिसे कोई गलत बात बताकर बहला दे। और एक बात, आप जिस मकसद से मुझे लेने आई हैं वो मुझे अच्छे से पता है, और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी के लिए आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, उसे तो नानी ने सालों पहले ही एक चैरिटी में दे दिया। अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप हमारे घर को देखकर अंदाजा लगा सकती है। अगर फिर भी आप हमें अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नानी मेरे साथ चलेगी। कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? आपके पास पूरे आधा घंटा का टाइम है, आराम से सोच समझकर फैसला लीजिएगा। ये कहकर एहसास नानी के साथ वहां से अंदर चली जाती है। यीशु, सच सच बता, तुझे कैसे मालूम कि वो यहाँ किस लिए आए हैं और उसने किससे शादी की है? नानी कहती है, वो नानी, मैंने आपको बताया था ना, शहर में मेरी एक दोस्त रहती है। वो अक्सर इनके यहाँ आती जाती है। क्योंकि उसके डैड और मिस्टर सिसोदिया बिजनेस पार्टनर हैं, तो बस किसी दिन हुई होगी इनके बीच बात, तो उसने ही मुझे ये सब बताया था। देखना नानी, ये औरत कुछ ही देर में यहाँ से गायब मिलेगी और लिख कर जाएगी कि उसे एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है इसलिए। लेकिन वो जल्दी ही वापस आएगी, लेकिन वो कभी नहीं आएगी। एहसास कहती है, आधा घंटा बाद जब वो दोनों उस छोटे से आंगन में जाती हैं तो सच में जो एहसास ने कहा था ये बिल्कुल वैसा ही था। वो औरत वहां से जा चुकी थी और नोट्स में वही लिख कर गई थी जो एहसास ने कहा था। ये देखकर नानी की चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है। तभी उनके घर का फोन बजता है। नानी फोन उठाती है। उधर से कोई कुछ कहता है जिसे सुनकर नानी शॉक हो जाती है और उनके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। चफोर राठौर फैमिली। नानी, नानी क्या हुआ? आप ऐसे शॉक क्यों हो गई? एहसास पूछती है। यीशु, तू जल्दी से चल मेरे साथ, नानी कहती है और जल्दी से अंदर जाकर रेडी होने लगती हैं। कुछ ही देर वो दोनों वहां से बाहर चली जाती है। 3 घंटे ट्रेन के सफर करने के बाद वो दोनों एक कैब में बैठकर कहीं जाने लगती हैं। नानी, हम जा कहाँ रहे हैं? एहसास पूछती है। नानी कुछ नहीं बोलती, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। आधे घंटे बाद वो दोनों मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। नानी रिसेप्शन पर जाकर कुछ बात करती है और फिर लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर चली जाती है। टॉप फ्लोर पर कई सारे बॉडीगार्ड मौजूद थे। नानी सीधे एहसास के हाथ पकड़कर उस फ्लोर पर एंटर करती है और सीधे एक वीआईपी वार्ड में घुस जाती है। अंदर एक 45 साल की आदमी बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। इसके अगल बगल कई सारे लोग थे, जिसमें 2 बूढ़े लोग, 2 जवान लोग जिनकी उम्र 40-45 थी। उनके साथ वहां एक और औरत थी जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। साथ एक लड़का और लड़की जो एहसास से शायद 6 साल बड़े होंगे, वो भी मौजूद थे। एहसास उन्हें देखकर एक अलग सा कनेक्शन फील कर रही थी। नानी बेड पर लेटे आदमी को देखते हुए कहती है, अर्जुन। इनके इतना कहते ही वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और नानी के तरफ देखते हुए कहता है, माँ। इतना कहकर वो उठने की कोशिश करने लगता है। लेटे रहो, नानी नम आंखों से कहती है। नानी वहीं पास में रखी एक चेयर पर बैठ जाती है और अर्जुन जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कहती है, आप इतने सालों से कहाँ थे अर्जुन? क्या आपको अपनी इस माँ की याद नहीं आई? नानी कहती है, आती थी ना माँ, बहुत याद आती थी। मैं आया थे आपसे मिलने, लेकिन वहां आकर हमें पता चला कि आप लोग उस घर को बेचकर जा चुकी हैं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। अर्जुन जी कहते हैं, हाँ, आपके मौत की खबर सुनकर हम काफी अकेले हो गए थे, इसलिए उस घर को बेचकर हम गांव में शिफ्ट हो गए और वहीं रह रहे थे। लेकिन हमने आपको ढूंढना नहीं छोड़ा था। हमने आपको हर उस जगह पर ढूंढने की कोशिश की जहां से हमें उम्मीद मिलती थी, और देखिए हमारी मेहनत रंग लाए और हमने आज आपको ढूंढ लिया। नानी कहती है। अर्जुन जी के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी नजरें उनके पीछे करके किसी को ढूंढने लगते हैं। किसे ढूंढ रहे हैं आप अर्जुन? नानी पूछती हैं।
क्या मेरी बेटी आपके साथ नहीं आई? क्या आप उसे अपने साथ लेकर नहीं आई? अर्जुन जी पूछते हैं। क्या आप अपनी बीवी के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? नानी पूछती हैं। नहीं माँ, मुझे पता है उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। लेकिन एक बात का दुख है कि उसने मेरी बेटी को छोड़ दिया। मैं आज भी गिल्ट में हूँ माँ की, काश कि मैं थोड़ा पहले आता तो शायद मेरी बच्ची, मैं और आप, हम तीनों एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। अर्जुन जी कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है अर्जुन। वैसे हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, नानी कहती है। अर्जुन जी कंफ्यूजन से उनके तरफ देखने लगते हैं। तभी जो बूढ़े कपल जो कब से उन्हें देख रहे थे वो बोल पड़ते हैं, अरु बेटा ये कौन है? ये सुनकर अर्जुन जी मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, डैड ये वही है जिनके बारे में मैं अक्सर आप सभी से बातें करता रहता था, और माँ ये मेरी फैमिली है। ये मेरे डैड अमरेंद्र राठौर, मेरी माँ रीता राठौर, मेरे बड़े भाई केशव राठौर, भाभी राधा राठौर, ये उनके बच्चे इनायत राठौर और इतिश, और ये मेरी वाइफ एलिना राठौर। ये सुनकर नानी हैरान हो जाती है, मतलब जिसे वो मामूली इंसान समझ रही थी वो तो राठौर फैमिली का वारिस निकला। नानी बस स्माइल करते हुए सबको नमस्ते करती हैं। राठौर फैमिली भी उनसे मिलकर काफी खुश होती है। वैसे माँ आप उन्हें लेकर आई हैं? अर्जुन जी पूछते हैं। नानी बस हाँ में सिर हिला देती हैं। नानी वार्ड में नजर घुमाती है तो एहसास वहां मौजूद नहीं थी। ये यीशु कहाँ चली गई? अभी तो मेरे साथ ही आई थी, नानी कहती है। वो आपके साथ आई थी तो कहाँ गई? अर्जुन जी परेशान होते हुए कहते हैं। पता नहीं, अभी अभी कोमा से बाहर आई है, लेकिन ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, फिर से किसी को जान बचाने के लिए गई होगी। नानी कहती हैं। कोमा? क्या हुआ था उसे? वो कोमा में क्यों थी? अर्जुन जी परेशान होते हुए पूछते हैं। वो आज से 6 महीने पहले वो स्कूल से घर लौट रही थी और रास्ते में किसी भले आदमी को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया था। पूरे 6 महीने कोमा में रही, 15 दिन पहले ही वापस आए हैं, नानी कहती है। अर्जुन जी परेशान हो जाते हैं। वो उठने लगते हैं, तभी इतिश कहता है, चाचू आप यहीं रहिए, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं, यहीं कहीं होंगी। अर्जुन जी बस हाँ में सिर हिला देते हैं। इतिश वहां से बाहर जाता है और गार्ड से कुछ पूछता है। गार्ड उसे कुछ बताते हैं। इतिश जल्दी से उस तरफ जाता है और देखता है कि एक प्यारी सी लड़की हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर जल्दी जल्दी नूडल्स खा रही है। ये देखकर काफी खुश होता जा और सीधे उस लड़की के पास जाता है। क्या मुझे भी थोड़ी नूडल्स मिल सकती है? इतिश पूछता है। वो लड़की सिर ऊपर करती है तो ये कोई और नहीं बल्कि एहसास थी। वो झट से नूडल्स को छुपाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको खानी है तो खरीद लो। ये कहते हुए वो बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर इतिश मुस्कुरा देता है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मुझ भूख लगी है, प्लीज थोड़े से नूडल्स दे दो। इतिश बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है। ये देखकर एहसास को थोड़ी दया आ जाती है और वो उसे अपनी नूडल्स दे देती है। इतिश नूडल्स टेस्ट करता है और फिर कहता है, वाओ इतने टेस्टी नूडल्स मैंने पहले कभी नहीं खाए थे। तभी वहां एक गुंडे जैसा दिखने वाला लड़का आ जाता है। एहसास को देखकर कहता है, क्या मैडम जी हमें नहीं खिलाएंगी नूडल्स? ये सुनकर इतिश को गुस्सा आने लगता है। वो कुछ करता उससे पहले जी एहसास मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, नूडल्स खाने हैं? वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है। अच्छा तो तुम्हें नूडल्स खाने हैं? वैसे मैं इससे भी टेस्टी नूडल्स तुम्हें खिला सकती हूँ जिसका स्वाद तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। .नो एहसास मुस्कुराते हुए कहती है। इतना कहकर एहसास कुछ ऐसा करती हुई जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी। चैप्टर 5 एहसास का पैनिक करना। एहसास उस आदमी से प्यार से पूछती है, तुम्हें भी नूडल्स खाने हैं? वो आदमी एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, अगर तुम इतने प्यार से खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। जरूर। इतना कहकर एहसास पीछे जाती है और एक टेबल से नूडल्स की कटोरी उठाती है और उस आदमी के तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो आदमी और भी लस्टी निगाहों से उसे देखने लगता है। एहसास एकदम उसके पास जाती है और कहती है, नूडल्स खाने हैं? आदमी हाँ में सिर हिलाता है और अपने होठों को जीभ पर फिराता है। एहसास बस मुस्कुराती है और अचानक से नूडल्स का पूरा कटोरी उसके मुंह पर दे मारती है। साले सुअर के खोह से निकला बदबूदार प्राणी, तुझे क्या लगा तू मेरे साथ फ्लर्ट करेगा? एहसास राठौर के साथ। इतना कहकर एहसास उसे मारने लगती है, जिसे देखकर इतिश हंसने लगता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। काफी देर तक उस आदमी को पीटने के बाद मासूम बनते हुए कहती है, और नूडल्स खाने हैं? वो आदमी भागते हुए कहता है, आज के बाद से कई नूडल्स तो दूर किसी लड़की के तरफ देखूंगा भी नहीं। कितना मारती है। उस आदमी को भागते देख एहसास हंसने लगती है। फिर वो अपने चेयर पर बैठकर नूडल्स खाने लगती है।
एक बात बताओ, तुमने मुझे नूडल्स खाने को दिए लेकिन उस आदमी को इतना पीट दिया क्यों? इतिश पूछता है। क्योंकि वो काफी गंदा इंसान था। उसने थोड़ी देर पहले एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, एहसास खाते हुए कहती है। वेल चलो, मैं तुम्हें ही लेने आया था। तुम्हारी नानी तुम्हें ढूंढ रही है, इतिश कहता है। नानी? ये सुनते ही एहसास जल्दी से खाना छोड़कर सीधे ऊपर के तरफ भागती है। सॉरी सॉरी नानी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको बिना बताए ही खाने चली गई, जबकि आपने बाहर का खाने से मना किया था, एहसास जल्दी से बोलती है। वार्ड में सभी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक में थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, खासकर उसकी आंखें जो बिल्कुल अर्जुन के जैसी थी, पर्पल। नानी उसे ऐसे बात करते देख अपना सिर नामे हिलाती है और फिर कहती है, तुम क्या इन सभी के सामने एक बुरी नानी बनाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि ये लोग कहें कि मैं एक बहुत बुरी नानी हूं? किसकी इतनी हिम्मत के आपको बुरा बोले? अगर उसे दिन में ही तारे नहीं दिखा दिए तो मेरा नाम भी एहसास राठौर नहीं। एहसास गुस्से से बोलती है। देखा अर्जुन, ऐसी ही है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, नानी कहती है। यीशु, इन्हें ग्रीट करो, नानी कहती है। एहसास उन्हें देखती है और बिना मन के उन्हें ग्रीट कर देती है। असल में वो अपने मन वाली थी। अगर उसे मन किया कि वो कोई काम करेगी मतलब करेगी, और अगर नहीं मन किया तो कोई भी उसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता था। सभी मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखते हैं। दादू और दादी तो उसे देखकर काफी खुश हुए क्योंकि वो उन्हें कोई 4-5 साल की छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। नानी, ये लोग कौन है और आप मुझ इनसे क्यों मिलाने के लिए लाए हैं? एहसास पूछती है। यीशु, ये तुम्हारी फैमिली है। ये तुम्हारे दादू दादी, बड़े पापा, बड़ी माँ, ये दोनों तुम्हारे बड़े भाई बहन। ये शख्स जी बेड पर लेटा हुआ है, अर्जुन, ये तुम्हारे डैड। और ये तुम्हारे डैड की वाइफ यानी कि तुम्हारी माँ। नानी मुस्कुराते हुए कहती है। लेकिन एहसास को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने पिछले जन्म का दृश्य चल रहा था, जहां उसकी माँ सुनीता जी ने ऐसे ही उसे सबसे मिलवाया था। शुरू तो सब सही था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद सबने उसके साथ बदतमीजी और टॉर्चर करनी शुरू कर दी। ये सब याद करते ही एहसास के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो अचानक से वहीं फ्लो पर गिर जाती है। यीशु, नानी चिल्लाते हुए उसके तरफ दौड़ती है। बाकी के लोग भी दौड़ते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन जी, जिनके शरीर में चलने की ताकत नहीं थी। न जाने कहां से इतना बल आ गया कि वो भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे गोद में उठाकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं। पूरी फैमिली उन्हें शॉक्ड होकर उन्हें देख रही थी। उनकी आवाज सुनकर डॉक्टर भागते हुए उधर आता है। चेक माय डॉटर, अर्जुन जी काफी कड़क आवाज में कहते हैं। उनकी आवाज सुनकर डॉक्टर बेचारा डर जाता है और जल्दी से चेक करने लगता है। पूरी फैमिली वहीं मौजूद थी। सभी जितने दुखी थे उतने ही खुश भी थे, क्योंकि 6 महीने बाद अर्जुन जी अपने पैरों पर खड़े थे। कुछ ही देर में डॉक्टर चेक करके उससे एक इंजेक्शन देता है और कहता है, इन्हें किसी बात का सदमा लगा या फिर कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जो इनके माइंड पर गहरा असर छोड़ा है, जिसके करने ये बेहोश हो गई है। ये सुनकर नानी धम्म से नीचे बैठ जाती है। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ हो कैसे सकता है? वो तो अभी 15 दिन पहले ही कोमा से बाहर आए है। डॉक्टर ने चेक करके सब कुछ नॉर्मल बताया था, नानी रोते हुए कहती है। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक है ना? अर्जुन जी पूछते हैं। जी मिस्टर राठौर, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में वो होश में आ जाएंगी, डॉक्टर कहता है। तभी उसकी नजर अर्जुन जी पर पड़ती है। मिस्टर राठौर, आप अपने पैरों पर खड़े हैं, इट्स अ मिरेकल। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन जी को एहसास होता है कि वो कब से अपने पैरों पर खड़े थे। मेरी बच्ची सच में मेरे लिए लकी है डॉक्टर, वो जब भी मेरे पास आती है हमेशा अच्छा ही होता है, अर्जुन जी गर्व से कहते हैं। डॉक्टर उन्हें भी चेक करते हैं और कुछ कहते हैं। इधर एहसास की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाती है। वो उस जगह को देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नानी नानी। वो तुरंत पगलों के जैसे कमरे से भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगती है। उसके मुंह से लगातार नानी नानी निकल रहा था। इधर उसके आवाज से पूरा घर डगमगा गया था। एहसास पागलों के जैसे भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगती है। ये देखकर अर्जुन जी चिल्लाते हुए कहते हैं, बेटा आराम से, गिर जाओगी, धीरे धीरे आओ। लेकिन एहसास पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस नानी चाहिए। वो हॉल में चारों तरफ देखती है लेकिन नानी उसे नहीं दिखती है। अब तक पूरा घर आ चुका था हॉल में। एहसास रोने लगती है, नानी नानी। उसके सामने वहीं पिछले जन्म की कहानी चलने लगती है।
जहां से उसकी नानी अचानक से ऐसे ही गायब हो गई थी और उसके सामने सिर्फ नानी की लाश आई हुई थी, वो भी उसकी माँ के घर में। ये सब सोचकर एहसास पैनिक करने लगती है। नानी नानी, आप मुझ छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, आप नहीं जा सकती। एहसास लगातार पैनिक करते हुए कहती है। तभी बाहर से नानी अपने हाथों में कुछ लिए हुए अंदर आती है। चसिक्स एहसास का गुस्सा। नानी जैसे ही देखती है कि एहसास पैनिक कर रही है, वो तुरंत उसके पास जाती है। यीशु, यीशु मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? नानी परेशान हो जाती है। नानी नानी, एहसास लगातार नानी नानी कर रही थी। नानी उसे गले से लगाती है और कुछ गुनगुनाने लगती है। धीरे धीरे एहसास शांत हो जाती है। यीशु तू ठीक है। एहसास खुद को शांत करती है और फिर नानी को कसके हक कर लेती है। नानी मुझे इधर से ले चलो, मुझे इधर नहीं रहना है। नानी मुझे ले चलो इधर से, एहसास कहती है। नानी उसे ऐसे कहते देख परेशान हो जाती है। यीशु शांत हो जा मेरी बच्ची, देख अभी रात हो गई है, हम कल सुबह चलेंगे। अभी तू शांत हो जा। नानी कहती है। नहीं नानी, मुझे अभी लेकर चलो, यहाँ मेरी दम घुट रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये घर और ये लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है, जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। नानी चलो इधर से। उसकी बातें सुनकर सभी को काफी बुरा लगता है। क्यों बेटा, ये तो तेरे अपने हैं न, ये तेरे दादू दादी, बड़े पापा, बड़ी माँ, भाई बहन, माँ पापा सब है यहाँ। नानी कहती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग कोई नहीं है मेरे। आप अच्छी तरह से जानती है कि मेरी माँ एक भगोड़ी है और मेरा बाप एक आर्मी ऑफिसर जो जंग के मैदान में मारा गया। अब मेरी जिंदगी में आपका अलावा कोई नहीं है और नहीं मुझे कोई चाहिए। एहसास एक नफरत भरे लहजे में कहती है। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगा था कि उसका बाप जिंदा होने के बावजूद भी कभी उसकी खबर नहीं ली, कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो तो राठौर फैमिली से है और जहां तक एहसास को पता था, राठौर फैमिली टॉप 10 में आने वाली फैमिली में नंबर 1 के सेकंड में थी। उन्हें किसी को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी उसके बाप ने उसे नहीं ढूंढा और उसकी नानी, जिसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी, उन्होंने उसके मरे हुए बाप को ढूंढ रही थी। ये सब सोचकर एहसास को काफी बुरा लग रहा था। बस बहुत हुआ यीशु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारी फैमिली है, इनके बारे में तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? नानी कहती है। तो मैं गलत क्या बोल रही हूँ नानी? ये तो बिल्कुल सही है ना। मेरे पैदा होने से पहले मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया और उसके बाद उसने कभी मेरी खबर नहीं ली। इनफैक्ट अपनी दुनिया में अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रह रहा था। जबकि मेरी माँ, उसने तो मेरे पैदा होते ही मुझे मरने के लिए छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। तो इसमें गलत क्या है? सालों बाद मेरी वो माँ मुझसे मिलने भी आई तो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे नाम की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सके और अपनी उस प्यारी बेटी को बचाने के लिए मुझे उस राक्षस के हाथों बांध दे। और मेरे ये बाप मुझे सिर्फ इसलिए अपना रहे हैं कि वो अपनी एक्स वाइफ से बदला ले सके, उन्हें नीचा दिखा सके, दुनिया को ये बता सके कि ये कितने अच्छे हैं, को अपनी एक्स वाइफ के बेटी को कितने प्यार से रखते हैं। इनकी ये फैमिली मुझे सिर्फ इसलिए अपना रही है क्योंकि इसमें इनकी फैमिली की इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगी, वरना किसी को नहीं पड़ी है। मेरी सब अपने फायदे के लिए मेरा यूज करना चाहते हैं। एहसास गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। तभी नानी गुस्से से उसे एक थप्पड़ खींचकर मारती है। एहसास का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और बाकी के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एहसास के आंखों से आंसू गिरने लगता है। उसकी एक आखिरी उम्मीद थी नानी, आज शायद वो भी टूट गया। एहसास भागते हुए घर से बाहर चली जाती है और वहीं नानी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अर्जुन जी उन्हें संभालते हैं और तुरंत गार्ड को ऑर्डर देते हैं, अपनी छोटी प्रिंसेस के पीछे जाओ, याद रहे उन्हें एक छोटी सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए। गार्ड तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और एहसास के पीछे जाते हैं। एहसास भागते हुए रोड पर आ चुकी थी और राठौर पैलेस से काफी दूर। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि आज नानी ने उसे थप्पड़ मारा। जिस नानी ने उसे आज तक एक खरोच भी नहीं लगने दिया, उस नानी ने उसे थप्पड़ मारा। ये सोच सोचकर उसके दिमाग फट रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो बेसुध होकर रोड पर चलती जा रही थी। उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके ठीक सामने से एक ट्रक आ रही थी। ट्रक वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन एहसास के कानों में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस सोचते हुए और रोते हुए सड़क पर चलती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इसी बात का लग रहा था कि आज उसकी नानी उसके ऊपर हाथ उठाई थी।
जैसे ही वो ट्रक एहसास से टकराने वाली थी की का नाम उसे खींच लेता है और एहसास जमीन पर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगता। वो सिर उठाकर देखती है तो एक गोल्डन आंखों वाला शख्स उसके नीचे गिरा हुआ था। एहसास उस शख्स से अलग होती है। वो शख्स भी उठकर खुद को साफ करता है। आर यू मैड? अभी मर जाती तो? वो शख्स कहता है। तो क्या हो जाता? जल्दी इस दुनिया से चली जाती। एहसास बिना किसी भाव के कहती है। ये कहने से पहले एक बार अपने घर वालों के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या बीतती उनके ऊपर? वो शख्स कहता है। कौन सी फैमिली? किसकी फैमिली? वो फैमिली जिन्होंने इतने सालों तक मेरे जीने मरने की खबर नहीं ली, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता मेरे मरने से? एहसास कहती है, इस दुनिया में और भी लोग होंगे जो तुम्हें प्यार करते होंगे, तुम उनके बारे में तो सोच सकती हो। वो शख्स कहता है, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता हो। यहाँ सभी मतलबी है, सब अपने फायदे के लिए ही मेरा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या फिर कोई और। वैसे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं नहीं जानती कि मुझे बचाने के पीछे का तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। करने लायक काम होगा तो मैं जरूर करूंगी। इतना कहकर एहसास वहां से आगे बढ़ जाती है। वो शख्स उसे जाते हुए एक तक देख रहा था। तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ सभी मतलबी है। इतना कहकर वो शख्स वहां से आगे बढ़ जाता है। 7 एहसास जंगल में। अगली सुबह जब एहसास की नींद टूटती है तो वो खुद को एक जंगल में पाती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और फिर याद करने की कोशिश करती है। तब उसे याद आता है कि घर से निकलकर वो गुस्से से जा रही थी और चलते चलते वो इसी जंगल में चली जाती है और रात को वहीं सो जाती है। अब एहसास अपने सिर को झटकती है और उस जंगल से बाहर निकलने की जगह ढूंढने लगती है। काफी देर तक चलने के बाद वो आखिर में जंगल से बाहर निकल ही जाती है। वो चलते चलते एक कच्ची सड़क पर आती है। एहसास अपने ख्यालों में गुम होकर बस चलती जा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है। वो बस बेतहाश चल रही थी। चलते चलते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। उसे वहां एक घर दिखता है। इतने सुनसान जंगल में घर देखकर एहसास को काफी हैरानी होती है। वो हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि उसे अंदर से काफी अंधेरा दिखता है। वो धीरे से उस घर के अंदर जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। यार यीशु, ये घर तो क्राइम सीरीज के घर जैसा है जहां गुंडे और क्रिमिनल छुपते थे। ये सोचकर एहसास काफी खुश होती है और उस घर में चारों तरफ गौर से देखने लगती है। उसे देखकर अभी यही लग रहा था कि वो कोई क्राइम ब्रांच की वेल ट्रेन्ड ऑफिसर है। उस घर के सभी कमरों को तलाशी लेते लेते एहसास एक हल्की रोशनी वाले कमरे में जाती है। वो जैसे ही वहां जाती है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। देख बच्चे, चुपचाप खा ले वरना कल रात के जैसे तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। समझा? तो ये नखरे करने से बेहतर है कि तू चुपचाप खा ले। ये आवाज सुनकर एहसास झट से दरवाजे के बगल में एहसास छिप जाती है और वहीं से देखने लगती है। अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसकी उम्र यही कोई 10 साल के आसपास होगी। उस बच्चे की आंख देखकर एहसास हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी आंखें एकदम एहसास के तरह ही थी, लेकिन एहसास की आंखें ज्यादा खूबसूरत थी। वो उस लड़के के आंखों को काफी गौर से देख रही थी। इस लड़के की आंख तो बिल्कुल मेरी तरह है। एहसास अभी ये सब सोच ही रही थी कि देखती है वो आदमी जो उस लड़के को खाना दे रहा था वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ भाई, अपुन ने उसे खाना दे दिया है। ये काफी ढीठ लड़का है, खाने का नाम ही नहीं लेता। और कितने दिनों तक इसे पालने हैं ये तो बता दो। दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है, ठीक है भाई मैं अभी निकलता हूँ। वो आदमी एक नज़र उस लड़के को देखता है और वहां से निकल जाता है। एहसास को जब तसल्ली हो जाता है कि वो आदमी वहां से चला गया तो वो धीरे धीरे उस लड़के के तरफ बढ़ती है। वो लड़का जो खाने को भूल रहा तो अचानक से एक लड़की को सामने देखकर काफी हैरान हो जाता है। तुम कौन हो? आपका आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह है। क्या आप मेरी खोई हुई बहन हो? नहीं, मुझे लगता है कि आप जरूर कोई फेरी हो। वो लड़का कहता है। एहसास उसे प्यार से देखती है और कहती है, क्या ये गंदे लोग तुम्हें यहाँ किडनैप करके लाए हैं? वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है। एहसास को ये देखकर काफी बुरा फील होता है। ओके तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इधर से छुड़ाकर ले जाऊंगी। एहसास कहती है, सच में आप मुझे छुड़ाकर ले जाओगी? वो लड़का खुश होते हुए कहता है, यस, लेकिन उससे पहले तुम ये खाना खाओ क्योंकि यहाँ से भागने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर वो लड़का बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वैसे
दिदु आप इस जंगल में कैसे पहुंची? लड़का पूछता है। वो एक्चुअली मैं इधर जंगल में खो गई थी बड़ी मुश्किल से, तो मुझे रास्ता याद आया है, इससे पहले को मैं भूल जाऊं, जल्दी चलते हैं। एहसास कहती है। वो दोनों धीरे धीरे उस घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अभी हमें यहाँ से आगे जाना है, एहसास कहती है, और वो उन रास्तों को याद करने की कोशिश करने लगती है जिस रास्ते से वो इधर आई थी। अपनी यादों के सहारे एहसास और वो लड़का दोनों उस घर से काफी दूर आ चुके थे। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी आराम कर ले, वो लड़का कहता है। एहसास बस हाँ में सिर हिलाती है। वो दोनों एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वैसे दिदु आप इस जंगल में कैसे आए? वो लड़का पूछता है। वो एक्चुअली कल रात में अपनी नानी से गुस्सा होकर घर से निकल गई थी। ये शहर मेरे लाइट नया है और मैं गुस्से में घर से निकल गई और चलते चलते इस जंगल में आकर फंस गई। उस घर में गई थी ये सोचकर को अगर कोई वहां रहता होगा तो मैं उससे कुछ खाने को मांग लूंगी और अपने फोन को भी चार्ज कर लूंगी, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा था, एहसास कहती है। थैंक यू दिदु मुझे बचाने के लिए। वो बैड लोग बहुत बुरे हैं, आपको पता है। उन्होंने मुझे बहुत मारा और अच्छा खाना भी नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे डैड बहुत अमीर हैं, मैं उनसे ढेर सारे पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं माने। मैं कई दिनों से भगवान से प्रे कर रहा था कि कोई मुझे बचाने आ जाए, देखो आप आ गई। वो लड़का कहता है। एक मिनट पहले आप अपना नाम बताओ यार, ये पहली बार है जब एहसास किसी के साथ इतनी देर से ही और उसे उस शख्स का नाम पता ना हो। एहसास कहती है। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन नाइस नेम। चलो अच्छा हुआ कि आपने अपना नाम बता दिया, वरना मुझे ही अपने हिसाब से आपके लिए कोई सूटेबल नाम चुनना पड़ता, एहसास कहती है। वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं, इससे बेखबर कि पूरे जंगल में गुंडे आर्यन को ढूंढ रहे हैं। अचानक ही उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। एहसास झट से आर्यन की तरफ देखती है और फिर उस पेड़ की तरफ। आरू आप जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाओ, एहसास कहती है। लेकिन दिदु जैसा कह रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। इतना कहकर एहसास आर्यन के पेड़ के ऊपर चढ़ाने लगती है। थोड़ी देर के मेहनत के बाद वो आर्यन को पेड़ पर चढ़ा देती है और खुद भी उसके पीछे चढ़ जाती है। तभी नीचे कुछ लोग आते हैं जिन्हें देखकर एहसास और आर्यन दोनों के चेहरे पर डर दिखने लगता है। चैट एहसास और आर्यन हॉस्पिटल में। एहसास और आर्यन पेड़ के ऊपर थे कि नीचे कुछ गुंडे हाथ में बंदूक लिए पेड़ के नीचे थे। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। लगभग आधे घंटे तक उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो गुंडे वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये देखकर एहसास राहत की सांस लेती है और वो दोनों पेड़ से नीचे उतरते हैं। दीदू अब हम किधर जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन गुंडों ने हमें पकड़ लिया तो? आर्यन डरते हुए कहता है। नो नो बेबी, कुछ नहीं होगा हमें। हम बिल्कुल इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर एक बार फिर दोनों उस जंगल में रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। इधर वो गुंडे उन्हें ढूंढते हुए पूरे जंगल की चक्कर काट रहे थे। जब उन्हें वो दोनों नहीं मिलते हैं तो वो अपने बॉस को फोन लगाते हैं। बॉस उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका बॉस कुछ कहता है जिसे सुनकर वो वापस लौट जाते हैं। इधर एहसास और आर्यन की भागते भागते काफी खराब हालत हो गई थी। कितने बार गिरने के कारण वो दोनों काफी हद तक घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी थी और भागना बरकरार रखा था। पूरे दिन जंगल में भागने के कारण अब उनके अंदर एनर्जी नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। वहीं एहसास जो कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आई थी और वो अभी भी काफी हद तक कमजोर थी। डॉक्टर ने उसे टाइम से दवाएं और अपनी मील लेने को बोला था, लेकिन 2 दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कल सुबह के खाना खाए आज शाम तक ऐसी ही थी। उसने कुछ नहीं खाया था। उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आर्यन को बचाने की स्ट्रगल जारी रखी। दरअसल एहसास ने जब से पुनर्जन्म लिया था या यूं कहूं कि अपना फ्यूचर देखा था, तभी से उसने सोच लिया था कि इस बार वो सबको मदद करेगी, खासकर बच्चों की। पिछले बार उसके कारण न जाने कितने लोग अनाथ हो गए थे, इसलिए उसने सोच लिया था इस जन्म में वो 2 लोगों का कर्ज जरूर उतारेगी, पहला बच्चों का और दूसरा उस मास्क मैन का जिसने उसे हर वक्त बचाने की कोशिश की थी। दिदु अब मैं और नहीं भाग सकता, प्लीज हम थोड़ी आराम कर लें, आर्यन कहता है। ओके एहसास कहती है और वो दोनों एक नदी के किनारे बैठ जाते हैं। आरू चलो पहले हम थोड़े हाथ मुंह धो ले, काफी थक चुके हैं हम, एहसास कहती है। दोनों उस नदी में जाकर हाथ मुंह धोते हैं और फिर थोड़े से पानी पीते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं और कुछ ही देर में आर्यन वहां सो जाता है।
ये देखकर एहसास बस एक हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, मैं नहीं जानती आर्यन कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन जिस तरह से तुमने उस जन्म में मेरा साथ दिया था, मुझे एक भाई का प्यार दिया था, जब सब ने मेरा साथ छोड़ा था तब तुमने मेरा साथ दिया। इस जन्म में शायद भगवान ने मुझे तुमसे काफी जल्दी मिलवा दिया। थैंक यू भगवान जी मुझे ये मौका देने के लिए। ये कहकर एहसास बड़ी मुश्किल से आर्यन को अपने पीठ पर उठाती है और उसे लेकर आगे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जैसे एहसास एक हाईवे पर पहुंच जाती है, वो कुछ लोगों को हाथ मारती है लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोकता क्योंकि एहसास की हालत काफी खराब थी, उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था। ये देखकर कोई भी उसे अपनी गाड़ी में जगह नहीं दे रहा था। तभी उसे कुछ गाड़ियां एक लाइन से आती हुई दिखती है। एहसास हाथ मारती है तो बीच वाली गाड़ी अचानक से रुक जाती है। ये देखकर एहसास काफी बड़ी स्माइल करती है और गाड़ी के शीशे को नॉक करती है। ड्राइवर शीशा नीचे करता है। भैया क्या आप हमें हॉस्पिटल छोड़ देंगे, इट्स इमरजेंसी। वो मेरे भाई की हालत काफी खराब है और मेरा फोन भी चार्ज नहीं है, प्लीज हमें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। एहसास की हालत देखकर वो ड्राइवर कुछ कहने वाला था कि उसके कानों में किसी की आवाज जाती है, उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलो। ड्राइवर तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाए। एहसास मुस्कुराते हुए गाड़ी के बैक डोर ओपन करती है और आर्यन को पहले अंदर करती है और फिर खुद बैठती है। अब आर्यन उसके गोद में था जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एहसास की हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। उसके बॉडी में कई जगहों से खून निकल रहे थे, लेकिन उसने खुद को हालत की इग्नोर करके आर्यन पर ध्यान दिया था। वो आर्यन के सिर को सहलाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। एहसास राठौर का वादा है तुमसे। उसे इस चीज की खबर ही नहीं थी कि एक जोड़ी खूबसूरत सुनहरी आंखें उसे शिद्दत से देख रही है, जिसके नेचुरल पिंक होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर आगे का ड्राइवर काफी ज्यादा शॉक्ड में था। वो तुरंत गाड़ी में लगे सीक्रेट कैमरा को ऑन कर देता है। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल आ जाता है और एहसास गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर आर्यन को निकालती है। थैंक यू भैया हमें ड्रॉप करने के लिए। एहसास कहती है, कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। एक काम करिए, आप ये चार्जर ले लीजिए और अपने फोन को चार्ज कर लीजिए। ड्राइवर कहता है। एहसास चार्जर ले लेती है और उसे थैंक यू बोलकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। यहाँ बाहर वो सुनहरी आंखों वाला शख्स ड्राइवर को घूरने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर अपनी थूक गटकता है और फिर धीरे से कहता है, गुस्सा मत करिए बॉस, बस कल सुबह तक का वेट करिए, देखिएगा मैडम का कॉल जरूर आएगा, मैंने चार्जर पर ही कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। वो शख्स ये सुनकर एक हल्की सी स्माइल देता है और फिर सीट पर अपने सिर को टीका देता है। हॉस्पिटल में एहसास आर्यन को एडमिट करती है और फिर अपने फोन को चार्ज करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका फोन चार्ज हो जाता है। एहसास आर्यन के आईडी कार्ड को देखती है, जो काफी हद तक खराब हो चुकी थी, लेकिन उसमें लिखा कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा था। एहसास उस नंबर पर कॉल करती है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है। वो लगभग 10 बार कॉल करती है और आखिरी 11 बार कॉल करती है। उधर से कोई कॉल रिसीव करता है। हेलो देखिए आप जो कोई भी है, मैं आपसे इतना कहूंगी कि आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाए, आर्यन की हालत काफी खराब है। एहसास इतना कहती है और उधर से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के बाहर एक साथ कई सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं और उन गाड़ियों में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो दिख नहीं रहे थे। वो सभी एक साथ चलते हुए सीधे आर्यन के वार्ड में घुस जाते हैं। ये देखकर सारा हॉस्पिटल डर से कांपने लगता है और सबके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है, चेन्नई वो आपका सगी बहन है। अचानक से कई सारे बॉडीगार्ड पूरे हॉस्पिटल को घेर लेते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैनात हो जाते हैं। उसी वक्त उन बॉडीगार्ड के बीच में से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं और सीधे हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जैसे ही वो आर्यन के वार्ड में एंटर करते हैं, डॉक्टर के मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, मिस्टर अर्जुन राठौर। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन राठौर है और आर्यन उनका बेटा। डॉक्टर मेरा बेटा कहाँ है? अर्जुन जी सवाल करते हैं। डॉक्टर साइड हो जाता है। अर्जुन जी की नजर जैसे ही आर्यन पर पड़ती है तो उनका कलेजा धक से रह जाता है। आरू अर्जुन जी आर्यन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, डैड। आर्यन प्यार से बोलता है, बेबी आप ठीक तो हो? अर्जुन जी पूछते हैं। हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आर्यन प्यार से कहता है। डॉक्टर अंकल दिदू कहाँ है? आर्यन पूछता है।
दिदु अर्जुन जी कंफ्यूजन से आर्यन को देखने लगते हैं। आर्यन बाबा, वो आपके बगल वाले वार्ड में एडमिट है। उनकी तबीयत अभी काफी खराब है, डॉक्टर कहता है। डैड, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो, आर्यन कहता है। एक गार्ड आगे आकर आर्यन को गोद में उठा लेता है और डॉक्टर के बताए अनुसार सभी उस वार्ड में चले जाते हैं। गार्ड की नजर जैसे ही बेड पर लेटी हुई एहसास पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है और धीरे से आर्यन को नीचे उतारकर बाहर आ जाता है। क्या बात है नागा, तुम बाहर क्यों आ गए? अर्जुन जी पूछते हैं। सर, वो नागा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्या बात है नागा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन जी कहते हैं। एक्चुअली सर, अंदर जो लड़की है वो एहसास माम है, नागा बड़ी मुश्किल से बोलता है। व्हाट? अर्जुन जी चिल्लाते हुए कहते हैं। यस सर, नागा बोलता है। अर्जुन जी भागते हुए अंदर जाते हैं। अंदर बेड पर लेटा एहसास को देखकर उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक साइड में खड़ा हो जाते हैं। डैड, आपको पता है दिदु न बहुत ब्रेव हैं। उन्होंने मुझे उन बैड लोगों से बचाया, ये सचमुच बहुत अच्छी है। काश कि ये हमारी सगी बहन होती। आर्यन बोलता है। ये आपकी सगी बहन ही है आर्यन, अर्जुन जी धीरे से बोलते हैं। लेकिन उनकी बातें आर्यन सुन लेता है। आपने क्या कहा डैड कि ये मेरी सगी बहन है? यानी कि ये हमारी खोई हुई बहन है? मतलब कि ये हमारी बहन है? आर्यन काफी खुश होता है। उसके चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल थी, को साफ बता रही थी कि वो सच में बहुत खुश है। अर्जुन जी एहसास के एक साइड में बैठ जाते हैं और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं। जानता हूं तुम नाराज हो, मुझसे नफरत भी करती हो। ये सही भी है क्योंकि मैं हूं इसके काबिल। अगर मैं उस वक्त तुम्हारे पास आ गया होता तो तुम ऐसी नहीं होती। मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में। तुम यही सोचती हो ना कि तुम्हारी माँ की तरह मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन ये सही नहीं था, क्योंकि तुम्हें पता है, भले ही मैंने शादी कर ली लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों के कारण। लेकिन मेरा यकीन मानो मेरी बच्ची, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भले ही मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था लेकिन मेरा दिल आज भी वहीं था, उसी जगह जहां से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम हमेशा मेरे दिल में थी। जानता हूं तुम्हारी माँ ने जो किया है उससे तुम टूट चुकी हो और तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम हमें अपना नहीं लेती। आर्यन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। डैड, आप क्या बातें कर रहे हो? क्या दिदु आपसे गुस्सा है? आर्यन पूछता है। अर्जुन जी बस हाँ में सिर हिलाते हैं। लेकिन क्यों डैड, वो आपसे गुस्सा क्यों है? क्या आपने उन्हें हर्ट किया? हाँ आपने किया होगा, तभी तो दिदु कह रही थी कि इनके मॉम डैड अच्छे नहीं हैं। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और इसी वजह से वो कल रात को रोते हुए जंगल में चली गई थी। आर्यन कहता है। अर्जुन जी कुछ बोलते उससे पहले ही एहसास की आंख खुलने लगती है। अर्जुन जी तुरंत साइड में हो जाते हैं। एहसास आंख खोलती है तो उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है जो अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देख रहा था। एहसास उसे देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। दिदु, अब आपको कैसा फील हो रहा है? आर्यन पूछता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एहसास प्यार से पूछती है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि मैं आपको बता नहीं सकता। आर्यन कहता है। अच्छा, और आप इतने खुश किस बात पर हैं? एहसास पूछती है। क्योंकि आप मेरी असली वाली दिदु हो। आप मेरे मॉम डैड की खोई हुई बेबी हो, मेरी बड़ी बहन, और मैं आपका छोटा भाई आर्यन राठौर। आर्यन खुशी से कहता है। इतना सुनते ही एहसास के होठों की स्माइल चली जाती है और वो आर्यन के तरफ देखते हुए कहती है। ये बात आपसे किसने कही? डैड ने। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप मेरी बहन हो। डैड, बोलो ना, उधर क्यों हो? आर्यन कहता है। अब जाकर एहसास के पता चलता है कि अर्जुन जी वहीं हैं। वो अपनी कदम बढ़ाकर कुछ बोलते उससे पहले ही एहसास प्यार से बोल पड़ती है। आर्यन, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए जाओ जाकर अपने वार्ड में रेस्ट करो। नहीं दिदु, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपका घर लेकर ही जाऊंगा और फिर सबको बताऊंगा कि मेरी एक बड़ी बहन है। मॉम से कहूंगा कि अब वो आपकी वो बचपन वाली फोटो देखकर रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आपको ढेर सारा प्यार दे सकती है। आर्यन कहता है। आर्यन, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? एहसास पूछती है। आर्यन हाँ में सिर हिलाता है। तो आप अपनी दिदु की बात मानो और यहाँ से जाओ, अभी आपको रेस्ट करनी है। मैं नहीं चाहती कि मैं बेड से उठूं तो आप मुझे बेड पर लेटे हुए मिलो, इसलिए अभी आप जाओ। एहसास कहती है। अब तक पूरी फैमिली हॉस्पिटल आ चुकी थी और सभी उन दोनों के देख रहे थे। नानी के आंखों से तो आंसू की सैलाब गिर रही थी।
ओके दीदू, आर्यन अभी जा रहा है, लेकिन वो जल्दी से वापस आएगा और आपसे ढेर सारी बातें करेगा। आर्यन कहता है, हाँ हम सुबह ढेर सारी बातें करेंगे। ओके एहसास कहती है। इतिश आर्यन को अपने गोद में उठाकर बाहर लेकर जाता है। नानी भागते हुए आती है और कहती है, मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एहसास कुछ नहीं बोलती, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। सभी समझ जाते हैं कि एहसास उनसे बातें नहीं करना चाहती। सभी अपना मन मारकर वहां से चले जाते हैं। चटेन, आप एहसास राठौर के भाई हो। अगली सुबह जैसे ही एहसास की आंख खुलती है, उसके सामने आर्यन का चेहरा होता है। गुड मॉर्निंग दिदू। गुड मॉर्निंग। एहसास बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है। अब आप बेटर फील कर रही हो दिदू? आर्यन पूछता है। एहसास हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और एहसास को चेक करते हैं। मिस राठौर, अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आप चाहें तो डिस्चार्ज ले सकती हैं, लेकिन आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा। एहसास हाँ में सिर हिलाती है। डॉक्टर वहां से बाहर चला जाता है। एहसास आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ आरू, आप सैड क्यों हो गए? क्योंकि अब आप मुझसे नहीं मिल पाओगी ना? आर्यन कहता है। ऐसा क्यों? एहसास ने पूछा। क्योंकि मैंने रात को नानी और डैड को बात करते हुए सुना कि आप उन सब से गुस्सा है, इसलिए घर नहीं आ रही हैं। आर्यन कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना आरू, मैं आपके घर वालों से गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, सही लैंग्वेज में कहूँ तो नफरत करती हूँ मैं उन सब से, लेकिन आपसे नहीं, क्योंकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। और किसने कहा कि आप मुझसे नहीं मिल सकते? अब से मैं इसी शहर में रहने वाली हूँ और अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी करने वाली हूँ, सो डोंट वरी, आपका जब भी मुझसे मिलने का मन होगा आप मेरे पास चले आना। एहसास कहती है, सच्ची आप मुझसे नाराज नहीं हो, आप मुझसे नफरत नहीं करती हो, मतलब कि आप मुझसे प्यार करती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स की सिस्टर करती है। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास भी मेरी बहन है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्यन खुश होते हुए कहता है। ओके, ये बताओ कि क्या आप अपने घर जाने के लिए रेडी हो? एहसास पूछती है। हाँ, अब मैं घर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं जब चाहे आपसे मिल सकता हूँ। आर्यन खुश होते हुए कहता है। ओके चलो चलते हैं, मैं आपको आपके घर छोड़कर वहां से चली जाऊंगी। एहसास कहती है। तभी नागा वहां आता है और एक पैकेट उसे देते हुए कहता है, इसमें आपके लिए कपड़े हैं। एहसास बिना कुछ बोले कपड़े लेती है और बाथरूम में चली जाती है। अंदर जाकर वो सबसे पहले उस कपड़े चेंज करती है और उस बैग को फोल्ड करके अपने हाथों में ले लेती है। अब तक आर्यन भी कपड़े चेंज कर चुका था। चले, एहसास कहती है। हाँ, आर्यन सिर हिलाता है। दोनों भाई बहन नागा के साथ बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी राठौर मैंशन से कुछ दूरी पर रुकती है। एहसास गाड़ी से बाहर निकलती है और आर्यन को देखते हुए कहती है, ये रहा दीदू का मोबाइल नंबर, आप जब चाहो तब दीदू से बातें कर सकते हो। और एक बात, आप सैड बिल्कुल भी नहीं होगे, क्योंकि आप एहसास राठौर के भाई हो, आपको सबको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए सैड बिल्कुल भी नहीं होना। ओके आर्यन हाँ में सिर हिलाता है। ओके अभी आ जाओ, और हाँ सबके साथ साथ नानी का भी ख्याल रखना। हाँ, एहसास कहती है। आर्यन बुझे मन से हाँ में सिर हिला देता है। एहसास जाने लगती है कि उसे कुछ याद आता है और वो मुड़कर गाड़ी में झुकती है और आर्यन के माथे पर किस कर देती है। उसके ऐसे करते ही आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। एहसास वहां से आगे की तरफ बढ़ जाती है। नागा तुरंत अपने हिडन गार्ड को ऑर्डर देता है, मिस आगे चली गई है, उनका ख्याल रखना। फिर वो ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने को बोलता है। इधर राठौर मैंशन में सभी हाल में बैठे हुए थे, इस उम्मीद से कि शायद आज एहसास घर आ जाए, लेकिन आर्यन को अकेले दरवाजे पर खड़े देख उनकी उम्मीद टूट जाती है। एलिना जी आरती की थाली लेकर आर्यन की आरती उतारती है और उसे अंदर लेकर आती है। आर्यन जाकर मिस्टर अमरेंद्र राठौर यानी कि दादू के गोद में बैठता है। आर्य, यीशु नहीं आए के साथ रीता दादी पूछती हैं। नहीं दादी, वो मेरे साथ नहीं आई हैं, वो आप सबसे कटती हैं क्योंकि आप लोगों ने उन्हें हट किया है, लेकिन वो आर्यन से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तो आर्यन को अपना नंबर भी दिया है और कहा है आर्यन को जब भी उनसे मिलने का मन करे वो उनके पास जा सकता है। आर्यन खुश होते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चलो कम से कम वो आर्यन से तो नफरत नहीं करती। तभी आर्यन दोबारा बोलता है, आपको पता है उन्होंने तो आर्यन के माथे पर किस किया, इसके मतलब कि वो आर्यन से बहुत प्यार करती है और आर्यन भी उनसे बहुत प्यार करता है।
जब आर्यन बड़ा हो जाएगा ना तो वो उनके लिए अपने पैसे से ढेर सारी गिफ्ट, ड्रेस और घर खरीदेगा। ये सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। अच्छा बच्चू अपनी ईशु दीदी के लिए इतना कुछ करेगा लेकिन अपनी इनु दीदी के लिए कुछ नहीं क्यों? इनायत कहती है वो इसलिए कि आपके पास इतिश भाई हैं, वो आपके ढेर सारी गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन मेरी येसु दीदू के पास कोई नहीं है ना तो फिर उन्हें कोई गिफ्ट नहीं देता है, इसलिए आर्यन जब बड़ा होगा तो उनके लिए गिफ्ट खरीदेगा। आर्यन कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। इधर एहसास अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। नहीं है रिधु यार, मैं तेरे घर नहीं आ सकती। उधर से कोई कुछ कहता है। ओके चल वहीं मिलती हूँ, एहसास कहती है। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े से मॉल के सामने होती है। अभी उसने वो कपड़े नहीं पहने थे जो उसे नागा ने दिया था। उसने अभी एक जीन्स के साथ शर्ट पहनी हुई थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले एक लोकल मार्केट से खरीदा था। उसके हाथ में वही बाइक्स थे